रिलीजियंस, जेंडर्स वो इफेक्ट करता है बिजनेस को। आज इंडिया में कई सारे बिजनेस स्टार्ट होते स्टॉप हो जाते हैं एंड इन बिटवीन कई सारे बिजनेस पर्सन अटेम्प्ट करते हैं। तो इस चीज़ के लिए सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है या वो बिजनेस पर्सन रिस्पॉन्सिबल है? एक हाई एंड अर्निंग को देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या क्या गंवाया है, उन्होंने क्या क्या छोड़ा है। तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बिजनेस पर्सन फ्रस्ट्रेट हो जाता है? Conservating those energies and elements and qualities within yourself will lead you to the profitability. तो आपने आज तक कोई ऐसे पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स फेस किए कि जिसकी वजह से बिजनेस किल हो जाता है या लॉस हो जाता है? तो मेरा ये मानना है कि बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा जो कैपिटल है वो बिजनेस ओनर खुद है, और अगर वो बिजनेस फेलियर की तरफ जा रहा है तो उसके लिए भी सबसे बड़ा जिम्मेदार बिजनेस ओनर खुद ही है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ इंप्लीमेंट किया इंडिया पे, जिसकी वजह से कई सारे बिजनेस को अफेक्ट हुआ। सेम चीज़ इंडियन गवर्नमेंट भी कई सारे टैक्सेस इंप्लीमेंट कर रहती है, हर रोज कुछ नया आता है। तो ये पूरा जो सीन चलता रहता है उसमें एक बिजनेस पर्सन होता है, वो इन सबको कैसे हैंडल करे एंड इन बीच में वो अपने फाइनेंस सिस्टम को कैसे मैनेज कर सकता है। नमस्कार, आज का पॉडकास्ट स्पेशल है फॉर बिजनेस पर्सन। इंडिया में फार्मर से ज़्यादा बिजनेस पर्सन सुसाइड करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट डेटा देखें तो आपको आइडिया आ जाएगा। आज इंडिया में फार्मर के लिए सपोर्ट करने के लिए लोग रहते हैं, बट एक बिजनेस पर्सन को सपोर्ट करने के लिए कोई अवेलेबल नहीं रहता। तो इसी के लिए आज हमने पॉडकास्ट स्पेशली अरेंज किया है एक हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ, जिनका बिजनेस कंसल्टिंग डोमेन में 25 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने बहुत बड़े ब्रांड डेवलप किए हैं। तो 50 प्लस करोड़ के उन्होंने ब्रांड क्रिएट किए हैं। तो प्लीज मोस्ट वेलकम मिस्टर रितेश शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। वेलकम टू एडीआई टॉक्स रितेश जी। रितेश जी, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि अभी करंट इंडिया में बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है? बिजनेस एनवायरनमेंट तो इंडिया में बरसों से बहुत शानदार रहा। आप देखें तो इंडियन हिस्ट्री में जो कुछ भी घटा है या जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है वो बिजनेस की वजह से ही हुआ। सिल्क रूट बिजनेस का सबसे बड़ा माध्यम रहा, और आज भी आज के दौर में आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया की, वो इंडिया को एक बड़ा मार्केट के रूप में देखती है। तो बिजनेस के लिए इंडिया में बरसों से एनवायरनमेंट था, और वो एनवायरनमेंट डे बाय डे जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हमारे देश में एजुकेशन जिस हिसाब से बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट और बेहतर ही होता जा रहा है। ओके हाँ, ये कह सकते हैं आप कि बिजनेस में जैसे जैसे ज़्यादा लोग ऐड होते जा रहे हैं तो बिजनेस की एक नेक्स्ट लेवल की चैलेंजेस बढ़ती जा रही है। जैसे कंपटीशन एक चैलेंज है, क्वालिटी, बेस्ट ऑफ द क्वालिटीज जो है वो एक चैलेंज है, कस्टमर रिलेशनशिप है वो एक चैलेंज होता है, जिसको एक बिजनेस ओनर को अपने हिसाब से डील करना होता है उन सब चीज़ों से। ही हैज़ टू ही हैज़ टू वर्क कंटिन्यूसली इनटू दैट एस्पेक्ट कि उसका कस्टमर रिलेशनशिप बढ़िया होता जाए और बेहतर कैसे हो सकता है, क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विसेज में कैसे कॉन्स्टेंटली और बेटर करी जा सकती है ना। प्रोडक्ट का रेंज हो या प्रोडक्ट का एक्सपांशन हो या रीच हो, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, कंपटीशन में कैसे अच्छी तरह से सरवाइव किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक बिजनेस एनवायरनमेंट की अपनी चैलेंजेस है, जो अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके से आती है। ओके इसको बिजनेस एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। ओके मेरा मानना ये है कि इंडिया तो पहचाना ही जाता था कि
बिजनेस कंट्री है। राइट, ओके। सो अभी क्या करंट सिनेरियो में रिलीजियंस, जेंडर्स, वो इफेक्ट करता है बिजनेस को? हाँ, कम्युनिटी बिजनेस तो हमारे यहाँ मेजरली जो चलते हैं कम्युनिटी बिजनेस चलते हैं। हम्म। अब एक छोटा सा अगर इंश्योरेंस एजेंट है, अगर आज पहली उसने इंश्योरेंस एजेंसी ली है तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए कहाँ जाएगा? तो पहली कोशिश उसकी ये रहती है कि मेरा जो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो मैं अपनी कम्युनिटी में बेचने की कोशिश करूँ। ओके। तो हर बिजनेस ओनर कोशिश करता है कि अपनी कम्युनिटी में उसका बिजनेस की शुरुआत हो, प्रोडक्ट पिचिंग हो, प्रेजेंटेशन हो, मार्केटिंग हो, जो भी है अपने लेवल पर जो भी प्रयास वो करते हैं। तो कोशिश तो कम्युनिटी से ही होती है, जो शुरुआत है। अब देखना वो बिजनेस ओनर को है कि उसके कम्युनिटी में सीमित रहना है या अपने बिजनेस को कम्युनिटी के बियॉन्ड लेकर के जाना है। अगर डेवलपमेंट करना है, अगर ग्रोथ करना है, अगर बिजनेस को एक हाई एंड पर एक्सपांड करके लेके जाना है, तो फिर वो कम्युनिटी से ऊपर उठ के एक लार्जर पर्सपेक्टिव से, एक लार्जर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर जब उनका विजन डेवलप होता है तो बिजनेस एक लार्जर स्केल पे लेके जाया जा सकता है। ओके। तो ये दो डिफरेंट लेवल है। एक है जो एक कम्युनिटी में ही इंटरनल बिजनेस चलता जा रहा है, उसकी जो भी रेंज है या जो भी उसका स्केल है, तो उसकी जो भी रेंज है या उसका जो भी स्केल है, वो स्केल के हिसाब से वो अपने बिजनेस को मैनेज कर रहा है। लेकिन अगर बिजनेस ओनर चाहता है कि नहीं मुझे अब ये स्केल को बढ़ाना है, तो फिर एक लार्जर विजन चाहिए, एक लार्जर पर्सपेक्टिव चाहिए, है ना, और एक लार्जर कम्युनिटी को टच करने की एक भावना होनी चाहिए, जिससे उन्हें ये लगे कि एक छोटा सा प्रॉब्लम है लेकिन मैं बहुत सारे लोगों की लाइफ को टच कर सकता हूँ इसका सॉल्यूशन देने के साथ साथ। ओके। नो, सो दैट कैन चेंज द स्केल ऑफ द बिजनेस। लेकिन शुरुआत, जैसा आपने पूछा, अगर कम्युनिटी या जेंडर की अगर बात कर रहे हैं तो उससे शुरुआती तौर पर शायद थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। ओके। सो अगर आप इंडिया में हो, स्टार्टअप कर रहे हो, तो पहले अपनी कम्युनिटी का सपोर्ट तो लेना चाहिए। हाँ, लेना चाहिए और मिलता भी है कम्युनिटी सपोर्ट। आप देखेंगे कि बहुत सारे एग्रो इंडस्ट्री के जो मार्केट यार्ड्स हैं वहाँ पर अगर कोई आदमी का बहुत बड़ा बिजनेस लॉस आ जाता है तो कम्युनिटी उसको फिर से रीफाइनेंस करके या कुछ ऐसा रास्ता निकालते हैं कि फिर से वो आदमी अपना बिजनेस में खड़ा हो सके। तो कम्युनिटी हमारे यहाँ तो बरसों से ये एलिमेंट चल रहा है जिसको हम एक इंश्योरेंस बोलते हैं, राइट। तो अगर आप उस कम्युनिटी में बिजनेस करते हैं, जैसे ऊंझा मार्केट यार्ड है, आज मान लीजिए कि दूसरा कोई भी मार्केट यार्ड हो, उस मार्केट यार्ड में काम करने वाला अगर कोई ट्रेडर है, कोई कारण सर उसको बहुत बड़ा नुकसान आ जाता है, तो सरकार या सिस्टम उसको सपोर्ट करे, उसके साथ साथ वो जो यूनियन है वो यूनियन उसके पीछे खड़ा हो जाता है कि भैया हम तुमको जांगड़ पे माल देने के लिए तैयार है, हम तुमको उधारी में बाकी में माल देने के लिए तैयार है, तुम धंधा करो और फिर से खड़े हो और पैसा कमाओ और पैसा कमा के फिर हमको वापस करना। तो कम्युनिटी तो हर वक्त बिजनेस ओनर को सपोर्ट करता है, कम्युनिटी हर वक्त बिजनेस ओनर के पीछे खड़ा रहता है, right? There are communities who are only focusing on business, और उनकी कम्युनिटी बिजनेस कम्युनिटी कहलाती है, और उनकी कम्युनिटी बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी मदद हो सकती है वो अपनी कम्युनिटी में करते ही है। Okay. लेकिन कम्युनिटी का बिजनेस एक लार्जर स्केल पर ले जाना है अगर, तो फिर आपको एक लार्जर कम्युनिटी या कंट्री एज ए कम्युनिटी और द एंटायर यूनिवर्स एज ए कम्युनिटी, वो परसेप्शन से बिजनेस में अगर आप आते हैं तो आप अपना स्केल चेंज कर सकते हैं। इफ यू आर हैप्पी डूइंग बिजनेस विद इन योर कम्युनिटी, इट्स फाइन, इट्स योर चॉइस, है ना। आज मेरा समझो 10 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, आई एम हैप्पीली earning whatever I am earning, I am happily enjoying my life, it's fine.
बट इफ आई वांट टू स्केल अप माय बिजनेस, तो मेरी कम्युनिटी का एक कैप आएगा ना। तो Right. वो कैप को अगर मुझे हटाना है, तो मुझे कंट्री एज अ होल कम्युनिटी, कंज्यूमर एज अ होल कम्युनिटी, एंटायर यूनिवर्स एज अ होल कम्युनिटी, वैसा परसेप्शन डेवलप करना पड़ेगा ताकि मैं अपने बिजनेस को स्केल कर सकूं। ओके ओके। तो आपने अभी सिस्टम के बारे में बोला, तो मेरा सेकंड क्वेश्चन उसी के रिलेटेड है कि आज इंडिया में कई सारे बिजनेस स्टार्ट होते स्टॉप हो जाते हैं एंड इन बिटवीन कई सारे बिजनेस पर्सन सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। तो इस चीज के लिए सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है या वो बिजनेस पर्सन रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, अगर आपको बिजनेस में आना है तो आपके पास एक एक जबरदस्त जज्बा चाहिए। हम्म, सब कुछ लुटा देने का और सब कुछ गंवा देने का एक जज्बा चाहिए। आप अगर रिटर्न टिकट लेकर के बिजनेस की ट्रेन में बैठते हैं तो फिर आप बिजनेस में सक्सेसफुल होने के चांसेस कम रहते हैं। आपको विदाउट रिटर्न टिकट लेकर अगर बैठने की आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर वो जोश या तमन्ना है, तभी आपको बिजनेस में आना चाहिए। क्योंकि आपको अपना अपना बिजनेस अपनी जिम्मेदारी पर खड़ा करना है, आपको अपना बिजनेस अपनी जिम्मेदारी पर डेवलप करना है, आपको बहुत सारी चीजें कॉन्स्टेंटली सीखनी पड़ेगी। तो आज अगर मैं मटेरियल बना रहा हूँ, कुछ प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले तो वो बेस्ट मटेरियल कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए किस तरीके का बेस्ट मटेरियल मुझे बनाना पड़ेगा, वो मुझे सीखना पड़ेगा। फिर मुझे उसको मार्केट में कैसे लेकर के जाना और कैसे उसको सेल करना, वो मुझे सीखना पड़ेगा। उसके बाद फिर मुझे उसको बेस्ट सर्विसिंग कैसे देना, वो मुझे सीखना पड़ेगा। अगर मेरा बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता है तो फिर मुझे टीम बनाना पड़ेगा, मुझे आदमी रखना पड़ेगा, प्रोडक्शन में मुझे आदमी रखना पड़ेगा, मुझे सेल्स में आदमी रखना पड़ेगा। अगर मेरा टीम और बढ़ता है तो मुझे एचआर में, मुझे एडमिन में, अलग अलग ऑपरेशंस में मुझे आदमी रखने पड़ेंगे। तो फिर मुझे टीम बिल्डिंग सीखना पड़ेगा, टीम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, लीडरशिप सीखना पड़ेगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो बिजनेसमैन की लाइफ में एक कंटिन्यूअस लर्निंग फेज में रहना उसके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर बिजनेस का जर्नी आपने सिलेक्ट किया है तो आपके लिए एक चीज जो कांस्टेंट है वो है लर्निंग, और दूसरी चीज जो कांस्टेंट है वो है अनसर्टेनिटी। जब हम मैनेजमेंट स्कूल में पढ़ते थे तो हमको पहले ही सेंटेंस पढ़ाया गया। क्या पढ़ाया गया? कि इस दुनिया में एक ही चीज सर्टेन है और वो है अनसर्टेनिटी। तो अनिश्चितता जो है वो निश्चित है, और जिसको अनिश्चितता में जीना आ गया वो बिजनेस में फ्लरिश कर सकता है। राइट। तो आपने जैसे कहा कि सुसाइड जो बढ़ रहे हैं, एक आंकड़े के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो भारत में, हालांकि लॉकडाउन से पहले के जो आंकड़े हैं उसमें किसानों से ज्यादा बिजनेस ओनर्स की सुसाइडल अटेम्प्ट्स हैं। तो अगर आप इस आंकड़ों को, ये जो डेटा है उसको एनालाइज करके देखेंगे तो ऐसे ओनर्स हैं, बिजनेस ओनर्स, जिन लोगों ने ये अनिश्चितता के सामने लड़ाई देना जो है वो उनको कठिन लगा और मर जाना आसान लगा। तो अगर आप बिजनेस में आ रहे हैं तो आपके अंदर एक जोश, एक जुनून, एक तमन्ना जो लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए। अगर आप साल 2 साल का विजन लेकर के आ रहे हैं तो बिजनेस में मत आइए। अगर आपको आराम पसंद जीवन चाहिए तो आप बिजनेस में मत आइए। अगर आपको चैलेंजेस लेना पसंद नहीं है, आप बिजनेस में मत आइए। अगर आप स्ट्रेस नहीं ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि छोटी छोटी बातों में मेरा फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है, मेरा एंग्जाइटी बढ़ जाता है, मेरा डिप्रेशन बढ़ जाता है, आप बिजनेस में मत आइए। आप कोई अच्छा सा सुंदर सा जॉब पसंद करिए और अपनी फैमिली को और अपने एनवायरनमेंट को, सोशल एनवायरनमेंट को उसमें मैनेज करिए। ओके। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे खूब सारा पैसा कमाना है, मुझे खूब सारा नाम कमाना है, मुझे खूब सारा फेम कमाना है, तो फिर आपको खूब सारा बलिदान भी देना पड़ेगा। तो आज आप जितने लोगों को एज ए सक्सेसफुल बिजनेस ओनर देख रहे हैं, आप उनके सक्सेस को देख रहे हैं, आप उनके नेम फेम को, आप उनके
एक हाई एंड अर्निंग को देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या क्या गवाया है, उन्होंने क्या क्या छोड़ा है, उन लोगों ने क्या क्या चीज़ों को त्याग कर दिया है, वो तो हम कभी देखने के लिए नहीं जाते हैं, राइट? राइट। सो दैट इज अ डार्क साइड ऑफ बिजनेस, बट बिजनेस ओनर हैज टू फेस दैट डार्क साइड। ओके। तो अगर आप डार्क साइड फेस करने के लिए तैयार हैं तो आप बिजनेस में आइए। ओके, सो एज यू से सिस्टम इज नॉट मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग्स। नॉट एट ऑल। आप एक और एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो कुछ समय पहले हमारे यहाँ कॉफ़ी का एक चेन, बहुत फेमस चेन है, उनके ओनर ने सडनली सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, राइट? एंड दैट न्यूज़ वाज वेरी शॉकिंग फॉर एंटायर कंट्री इनफैक्ट, कि अरे यार इतने सारे आउटलेट है, इतना बढ़िया चल रहा है, इतना बढ़िया नाम है, ब्रांड नेम इतना हाई है, और ऐसा कैसे हो सकता है? और जब उनके सुसाइड के बाद जब धीरे धीरे सत्य जब बाहर आने लगे, तथ्य जब बाहर आने लगे, तो पता लगा कि कंपनी तो हैवी लॉस कर रहा था, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन था, और उनको ये लगा कि अब मेरे पास कोई आगे सॉल्यूशन नहीं है, रास्ता नहीं है। लेकिन मज़ेदार बात आप देखिए, उसका पूरा सिनेरियो रिवर्सल हो गया। उनकी जब धर्मपत्नी ने ये बिजनेस को संभाला और धीरे 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 करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू किया, तो आज वही ब्रांड प्रॉफिट मेकिंग में आ रहा है, राइट? तो एक ही बिजनेस में एक व्यक्ति को ऐसा लगा कि अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं है और सब कुछ खत्म हो गया। वहां से जब दूसरे व्यक्ति ने बिजनेस को शुरू किया, तो उन्होंने न सिर्फ वो बिजनेस को आगे बढ़ाया, लेकिन जो लॉस मेकिंग में था उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। तो ये दृष्टिकोण है, ये नजरिया है, जिसकी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, कि आपके पास वो जोश होना चाहिए, वो जुस्सा होना चाहिए, एक तमन्ना होनी चाहिए कि आई वांट टू बाउंस बैक, चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी हो, हम उसको सॉल्व करेंगे। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ, मेरे कंसल्टिंग बिजनेस के सिलसिले में मैं जितने लोगों से मिल रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि लोग बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। उनको लगता है कि ये बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो मेरे को एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मिल जाएगा। लेकिन जरूरी होता है जब आप बिजनेस को गैप एनालिसिस के मापदंड पे रखना शुरू करते हैं, जब आप देखते हैं उसकी प्रोसेसेस को माइन्यूट तरीके से चेक करने की कोशिश करते हैं, तो आपको लगता है कि छोटी छोटी समस्याएं हैं, और वो छोटी छोटी समस्याओं को अगर आपने फोकस करके रेगुलर बेसिस पर सॉल्व करना शुरू किया, तो आपको बड़ा अचीवमेंट मिलेगा। बहुत बड़े प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करने जाते हैं, तो हो सकता है कि आपकी स्किल, आपकी कैपेसिटी, आपका एक्सपीरियंस, आपका सपोर्ट या आपका टीम वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को या बहुत बड़ी प्रॉब्लम को मैच करने वाला सॉल्यूशन ना दे पाए, राइट? इनएफिशिएंसी हो सकती है। लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, रोज 4 प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जैसे हमारे गुरुजी बोलते थे कि लाइफ आपको रोज 15 प्रॉब्लम देती है, और वो 15 प्रॉब्लम पर वो लाइफ आपको चेक करती है। अब मान लीजिए कि आप अपने घर से निकले, घर से निकलते ही आपने देखा कि आपके स्कूटर में या आपकी कार में या जो भी आपका व्हीकल है, टायर पंचर है, क्या करेंगे आप? सिनेरियो नंबर 1, या तो आप कार पे लात मारेंगे, अरे ओ शिट यार, ये क्या हो गया, अब तुरंत भड़केंगे, है ना, वापस घर में जाएंगे, चाबी पटकेंगे, दूसरा व्हीकल लेने की कोशिश करेंगे। अगर दूसरा व्हीकल नहीं है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे, या आप अपने दोस्त को या किसी कलीग को बुला के बोलेंगे मुझे ऑफिस तक लेकर के जाओ। जो पहला प्रॉब्लम सुबह होते ही आपके सामने आया, आपने उसको कैसे डील किया? राइट? तो वो तो कोई कहीं तो कुछ तो ऑब्जर्व हो रहा है कि उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर के निकले,
या अपने कलीग के साथ बाइक पर या कार में जा रहे हैं और सड़क के चौराहे पर पहुंचते पहुंचते और क्रॉस रोड पर आपका बाइक या कार किसी से टकरा गया, क्या करेंगे आप? मोस्टली झगड़ा होता है ये, राइट? यू विल लूज योर टेम्पर, तो यू विल स्टार्ट कर्सिंग, एंग्जाइटी आपके अंदर बढ़ता है। आज तो पता नहीं किसका मुंह देखा और किसका मुंह देख करके मैं खड़ा हुआ और मेरा तो दिन ही खराब है। अभी तो सुबह सुबह ही है और आपने पूरे दिन को सर्टिफिकेट दे दिया कि मेरा तो दिन ही खराब है। ये आपका एटीट्यूड जो है, वो एटीट्यूड आपको और आपके बिजनेस को डिफाइन करने में बहुत हेल्प करता है ना? तो आप प्रॉब्लम्स को किस नजरिए से देख रहे हैं और फिर आप उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किस तरीके का एटीट्यूड अपने पास रख रहे हैं, ये जो पैरामीटर्स हैं या ये जो क्वालिटीज हैं, वो बिजनेस ओनर को सक्सेस की तरफ लेकर के जाती है। तो सक्सेस कोई ऐसा नहीं है जर्नी के आपने 100 किलोमीटर चला और एक बड़ा सा ट्रॉफी आपको मिल जाएगा। आपको रोज 100 किलोमीटर जितना चलना है, आपको रोज उतनी समस्याओं को सॉल्व करना है, हल करना है। और जब आप वो छोटी छोटी समस्याओं को सॉल्व करते 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 जब जाते हैं तो आप एक बड़ी सक्सेस को अचीव करते हैं, राइट? सो बिजनेस में इज वेरी इंपॉर्टेंट टू विन ऑन अ डेली बेसिस। So losing on a daily basis will create depression. Losing on a daily basis will create frustration. टेम्परामेंट लूज कर लिया, एक टीम मेंबर ने कुछ सवाल कर लिया और मैंने अपना टेम्परामेंट लूज कर लिया, मैं भड़क गया, जोर से गाली दे रहा हूँ, जोर से चिल्ला रहा हूँ, तो मैं क्या लूज कर रहा हूँ? सबसे पहले तो मैं अपना टेम्परामेंट लूज कर रहा हूँ, मैं अपनी हेल्थ लूज कर रहा हूँ, मैं अपनी क्रेडिबिलिटी और अपनी रिस्पेक्ट लूज कर रहा हूँ टीम मेंबर के सामने, सब लोगों के सामने चिल्ला करके एक पूरी जो एनवायरनमेंट की जो एनर्जी है वो एनर्जी को लूज कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें तो इमीडिएटली मैंने लूज कर ली। बाकी 2-4 चीजें की भी उसको डांटने की वजह से वो आदमी डर के मारे या गुस्से के मारे छोड़ के चला गया और उससे जो लॉस होने वाला है वो सब तो रेसिप्रोकल इफेक्ट जो भी है वो बाद में आने वाली अलग है। इमीडिएटली क्या लूज कर रहे हैं आप? तो एक बिजनेस ओनर है, वो बिजनेस ओनर हर वक्त ये देखता है कि नहीं मेरा लॉस नहीं होना चाहिए, यही देखता है ना? तो क्या सिर्फ फाइनेंशियल लॉस एक लॉस है? No. आपका मेंटल स्टेबिलिटी लॉस हो जाना भी एक लॉस है। आपका क्या बोलते हैं, एथिक लॉस हो जाना भी एक लॉस है ना? आपके अंदर मोटिवेशन लॉस हो जाना भी एक लॉस है। जो हम सीसीडी के केस में हम जो देखते हैं कि मोटिव खत्म हो गया जैसे ही, तो वो लॉस के सामने हमने आदमी को लूज कर दिया, बिजनेस रिवाइव हो ही नहीं सकता। तो बिजनेस किया जाता है प्रॉफिट के लिए, और प्रॉफिट सिर्फ बैलेंस शीट या मॉनेटरी प्रॉफिट नहीं है। आपकी मानसिक जो स्थिति है वो प्रॉफिट में रहनी चाहिए। आपका उत्साह वो प्रॉफिट में रहना चाहिए, लॉस में नहीं रहना चाहिए। आपका मोटिवेशन, आपके अंदर जो धगस, एंथुजियाज्म, वो प्रॉफिट में रहना चाहिए। आपकी एनर्जी वो प्रॉफिट में रहनी चाहिए। आपके अंदर एक उम्मीद, एक आशा, एक होप, वो प्रॉफिट में रहनी चाहिए। तो जब आपके अंदर आपका उत्साह, आपकी एनर्जी, आपकी होप, आपका मोटिवेशन सब प्रॉफिट में रहता है, तब बिजनेस प्रॉफिट करता है। तो बिजनेस का जो बैलेंस शीट में दिखने वाला प्रॉफिट है वो बाय प्रोडक्ट है। बिजनेस ओनर को रोज ये 4-5 चीजें कमानी पड़ती है अपने पास और संजो के रखनी पड़ती है। कंजर्वेटिंग दोज एनर्जीज and elements and qualities within yourself will lead you to the profitable business. Okay. हम क्या देख रहे हैं? पैसा देख रहे हैं ना? Right, mostly. मैंने ये डील किया, मैंने इतना पैसा कमाया, मैंने प्रॉफिट किया कि मैंने लॉस किया।
राइट, लेकिन वो तो बाय प्रोडक्ट है। आप ये डील करने तक आए कैसे? आज आप ये डील करने तक कैसे आए? बाय नेचर। एटीट्यूड, अप्रोच, स्किल, एंथुजियाज्म, एनर्जी, होप एंड हार्ड वर्क। राइट। ये सब आपने कमाया, तब आपने आज पैसा कमाया। तो बिजनेस ओनर के लिए पैसा जो है वो बाय प्रोडक्ट बन जाता है जब उसके पास एक लार्जर गोल होता है, एक लॉन्ग टर्म विजन होता है। और वो लॉन्ग टर्म विजन को पाने के लिए ये 4-5 पूंजी जो उसके पास है, कैपिटल, कैपिटल ऑफ एनर्जी, कैपिटल ऑफ एंथुजियाज्म, कैपिटल ऑफ होप, कैपिटल ऑफ हार्ड वर्क, ये रोज लगानी पड़ती है। तो जो ये लगाता है वो प्रॉफिटेबल बिजनेस में एक दिन कन्वर्ट करता है। हम बोलते हैं ना 1000 दिन दो बिजनेस को, 1000 दिन के बाद बिजनेस आपको देगा। राइट। तो वो 1000 दिन तक आप क्या करेंगे? रोज फ्रस्ट्रेट होंगे, रोज डिप्रेस होंगे, रोज एंग्सियस होंगे, रोज गुस्सा करेंगे, लड़ मरेंगे, आपका चॉइस है। या रोज एक नए उत्साह के साथ खड़े होंगे, रोज एक नया प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, रोज एक नई एनर्जी लेकर के आएंगे, रोज आपके दिमाग में एक नई आशा की किरण दौड़ेगी। ये जब कैपिटल आप लगाएंगे तो आपको बिजनेस में प्रॉफिट मिलना है, सक्सेस मिलना है। राइट राइट। ओके, सो आप काफ़ी सारे मतलब इंटरनेशनल ट्रैवल्स करते हैं रिगार्डिंग बिजनेस कंसल्टिंग प्रोसेस और सबके लिए। तो आपने आज तक कोई ऐसे पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स फेस किए कि जिसकी वजह से बिजनेस किल हो जाता है या लॉस हो जाता है? बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है। बिजनेस किल होने के तो बहुत सारे रीजन हैं। सबसे पहला रीजन ये होता है कि एटीट्यूड अगर चेंज हो गया, जिसको बोलते हैं ना दिमाग खराब हो जाना, तो जरूरी नहीं है कि सक्सेस से ही दिमाग खराब होता है, क्योंकि सक्सेस तो बहुत मेहनत के बाद कभी कभार मिलने वाली चीज है। फेलियर तो रोज मिल रहा है, तो फेलियर से भी दिमाग खराब हो सकता है। आपका एटीट्यूड अगर चेंज हो गया तो बिजनेस को किल कर सकता है। आपका अप्रोच चेंज हो गया तो बिजनेस को किल कर सकता है। अगर आपका एंथुजियाज्म किल हो गया तो बिजनेस को किल कर सकता है। आपका बिजनेस को देखने का तरीका या नजरिया चेंज हो गया, आपका बिहेवियर चेंज हो गया, तो भी बिजनेस को किल कर सकता है। तो ये तो इंटरनल चीजें हुई जो बिजनेस को किल कर सकती है। उसके अलावा बहुत सारी एक्सटर्नल चीजें भी हैं। अगर आपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए प्रॉपर सिस्टम एंड प्रोसेसेस को डिफाइन नहीं किया है, होता है ना कि एक बिजनेस ओनर के अंदर कॉन्फिडेंस के साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है। राइट। तो उनको लगता है मैं सब कर लूंगा, और गलत नहीं है, उन्होंने ही किया है। जो भी लेवल पर आज उनका बिजनेस है वो लेवल पर लाने के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है, वही लेकर के आए हैं, तो उन्होंने ही ये सब किया है। लेकिन वो जो जिस लेवल पर उन्होंने सब कुछ किया, उस समय की वो डिमांड थी। जब उन्होंने बहुत कुछ करने के बाद एक लेवल पर बिजनेस को पहुंचा दिया है, उसके बाद उनको दूसरों से वो काम लेने की स्किल डेवलप करनी थी। तो बिजनेस ओनर अगर कांस्टेंट लर्निंग छोड़ देता है तो बिजनेस को किल कर सकता है। आपने देखा होगा, हम तो खैर ये बिजनेस कंसल्टिंग रोल में है, तो बहुत सारे बिजनेस ओनर को रोज मिलते हैं और हम देखते हैं कि तू हट जा, मैं करूंगा। ऐसे नहीं करते, तू हट जा, मैं करता हूँ। अरे तुझे ठीक से काम करना नहीं आता, मैं करता हूँ। तो हर जगह पर वो कोशिश करता है कि इसको मैं करता हूँ, इसको मैं करता हूँ, इसको मैं करता हूँ। अगर आपके यहाँ 6 डिपार्टमेंट हैं तो आप 6 डिपार्टमेंट में जा करके मैं करता हूँ करने अगर जाएंगे तो हाउ इट इज पॉसिबल दैट यू विल लीड टू दैट सक्सेस। और जो आदमी आपकी टीम में काम करता है वो आपके सामने बड़ा सरप्राइजिंग दिखता है कि आपने मुझे रखा
इस काम के लिए रखा, उसका आप मुझे तनख्वाह भी दे रहे हैं और अब आप मुझे करने भी नहीं दे रहे। राइट। अब आप बोल रहे हैं तुमको नहीं आता, मैं करता हूं। तो ये जो अप्रोच है ये वो कर सकते हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अभी इस लेवल पर उनको वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो अब उनको क्या करना चाहिए, उस दिशा में उनकी सोच होनी चाहिए। तो बिजनेस के अलग अलग लेवल होते हैं। आपने बिजनेस शुरू किया, आपने सारी चीजें खुद करी और धीरे 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 बिजनेस को एक लेवल पर ला करके खड़ा कर दिया। जब आप बिजनेस को स्ट्रक्चराइज करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं, उसके अंदर टीम रिक्रूट करते हैं, अब आपको आना चाहिए कि ये टीम से कैसे काम करवाना। तो वहां पेशेंस चाहिए। आपने देखा होगा कि जब आप अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं तो आप बहुत शांति से चलाते हैं, लेकिन जब आप अपनी गाड़ी में बाजू वाली सीट पर बैठे हैं और अगर आपका कोई दोस्त या आपकी धर्मपत्नी गाड़ी चला रही है तो आपके अंदर कितनी एनर्जी आती है, आपका बिहेवियर कैसा रहेगा। अरे देखना देखना सामने वो आ रहा है, अरे उधर से देखो गाय आ रही है, अरे उधर से देखो टू व्हीलर आ रहा है। राइट। तो वो जो एंजाइटी है, वो एंजाइटी बिजनेस ओनर रोज डील करता है। कब? जब उन्हें अपनी टीम पर भरोसा करना नहीं आता है, नंबर 1, या नहीं होता है, नंबर 2, या फिर उन्हें अपनी टीम से काम लेना नहीं आता, जिसको हम टीम मैनेजमेंट या लीडरशिप बोलते हैं। तो वैसी बहुत सारी चीजें हैं जो बिजनेस इसको किल कर सकती है। तो मेरा ये मानना है कि बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा जो कैपिटल है वो बिजनेस ओनर खुद है, और अगर वो बिजनेस फेलियर की तरफ जा रहा है तो उसके लिए भी सबसे बड़ा जिम्मेदार बिजनेस ओनर खुद ही है। तो हर वक्त खुद के ऊपर इतना डिपेंड करना या खुद से इतनी उम्मीद करना ये जरूरी नहीं है। हमारे मैनेजमेंट के लैंग्वेज में एक शब्द बहुत प्रचलित है जिसको हम डेलीगेशन बोलते हैं, है ना। तो उसके लिए बड़ा जिगर चाहिए कि मैं अपना गाड़ी आपको चलाने के लिए दे रहा हूं और मैं शांति से आपका चलाने का स्टाइल भी ऑब्जर्व कर रहा हूं, और वक्त आने पर मैं आपको सही तरीके से उसको करेक्ट भी कर रहा हूं। तो ये एक स्किल है। राइट। बाजू की सीट पर बैठ करके थोड़ी थोड़ी देर पर उछलना या गुस्सा करना या आर्गुमेंट करना या झगड़ा करना, ये नेचुरल रिस्पॉन्स है। लेकिन शांति से बैठकर ऑब्जर्व करना, समय आने पर उसको करेक्ट करना या राइट टाइम पर राइट एडवाइस करना, इसके लिए स्किल चाहिए, इसके लिए पेशेंस चाहिए, इसके लिए एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो जब आपने ये कमा लिया है अपने एक्सपीरियंस से, तब आप ये लेवल को क्रॉस कर सकते हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर इसी में फंस जाते हैं और बहुत सारे इसको क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं। तो ये चीजें भी किल कर सकती है। फाइनेंस को मैनेज नहीं किया अगर प्रॉपरली तो बिजनेस किल हो सकता है। एक्सपेंशन को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो बिजनेस किल हो सकता है। प्रोसेसेस को प्रॉपरली एस्टेब्लिश नहीं किया तो बिजनेस किल हो सकता है। रिव्यूज, रिपोर्टिंग को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो बिजनेस किल हो सकता है। तो बिजनेस के तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। राइट। बिजनेस ओनर हैज टू लर्न। तो आप जैसे पहली कक्षा में थे तो आपने 1 से 10 तक नंबर सीखे। फिर आप जब दूसरी कक्षा में आए तो आपने 1 से 100 तक सीखे। जब आप तीसरी में आए तो आपने बढ़ाना, घटाना, प्लस माइनस, डिवीजन, वो सब सीखा। आप रोज रोज कुछ नया सीखते सीखते कॉलेज में आए ना। जब कॉलेज में आए तो आप कुछ और सीखते हैं। राइट। तो जो आप पहली कक्षा में सीखे वही अगर आपको कोई कॉलेज में सिखाएगा तो आप उस कॉलेज में जाएंगे या फीस भरेंगे? 2 रुपया भी फीस भरेंगे? 2 लाख तो छोड़ दीजिए, आप नहीं भरेंगे। तो बिजनेस ओनर जो है वो जो पहली कक्षा में है वही चीज अगर 15 साल के बाद भी वो वही सीख रहा है तो उसका बिजनेस उसको सक्सेस के पाथ तक नहीं लेके जाएगा। राइट। उसका लर्निंग का जो पैरामीटर है, उसका लर्निंग का जो फेजेस हैं
वो लेवल के हिसाब से चेंज होता रहेगा और वो धीरे 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 अपने आप को उसमें मास्टर बनाता जाएगा, लर्निंग करके, तभी बिजनेस सक्सेस की तरफ जा सकता है। जहां रुक गया, पहली कक्षा से शुरू करके 8वीं पर रुक गया, तो वो स्टेगनेंसी पॉइंट है। फिर आपने बहुत सारे बिजनेस ओनर को देखा होगा कि वो ऐसी कंप्लेन करते हैं कि मेरा बिजनेस बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बहुत पैसा डाल रहे हैं, बहुत एनर्जी डाल रहे हैं, लेकिन अब एक लेवल से ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा है। जब मैंने शुरू किया तो मैंने शुरुआती 5 साल में 10, 20, 30 करोड़ का टर्नओवर हो गया, लेकिन एक बार में 30 या 50 करोड़ पे पहुंचने के बाद अब मैं उससे 3 गुना ज्यादा एनर्जी लगा रहा हूँ, 3 गुना ज्यादा पैसा लगा रहा हूँ, 3 गुना ज्यादा मेरे पास टीम है, लेकिन ये 50 करोड़ से 100 करोड़ में जा नहीं पा रहा हूँ। वो जो लेवल है वो लेवल है स्टेगनेंसी। ओके। तो बिजनेस ओनर को ये भी सीखना है कि मेरी स्टेगनेंसी को ओवरकम कैसे करना है, क्रॉस कैसे करना है, अगले लेवल पर कैसे जाना है। तो देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स हु और विच कैन किल योर बिजनेस, बट सबसे पहला जो चांस है कि बिजनेस ओनर ही उसको किल कर सकता है, पहला चांस। राइट। सो सर, आपने जैसे बताया कि फ्रस्ट्रेशन बिजनेस में एक मेन रीजन है, तो ऐसे कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से बिजनेस पर्सन फ्रस्ट्रेट हो जाता है? बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको कांस्टेंट एफर्ट करने के बाद रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो फ्रस्ट्रेशन आता है। हम हमारे यहाँ तो शास्त्रों में भी बोला जाता है ना कि भाई मन का नहीं होता है तो गुस्सा आता है। उसको संस्कृत में बोलते हैं, आई एम जस्ट सिंप्लीफाई, कि भाई मेरा मन का नहीं, गुस्सा क्यों आ रहा है, कि मेरा मन का नहीं हो रहा है, इसलिए गुस्सा तभी आता है ना जब आपका मन का नहीं हो रहा है। तो एंगर फ्रस्ट्रेशन दोनों पैरेलल चलते हैं, दोनों सगे भाई है। आपका मन का नहीं हुआ तो आपको गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन इन अ वन लाइन इज कि फ्रस्ट्रेशन क्यों आता है, आपकी मन मर्जी का नहीं हो रहा है तो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। राइट। अगर इस सवाल को और आप डिटेल में जाकर के एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, या कोई भी बिजनेस ओनर, ये पॉडकास्ट देखने वाला कोई भी बिजनेस ओनर अगर इसके डिटेल में जाकर के ढूंढने की कोशिश करेगा कि मुझे फ्रस्ट्रेशन क्यों आ रहा है, तो उन्हें बहुत सारी मदद मिलेगी, उन्हें हेल्प मिलेगी कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए। डूज एंड डोंट्स उनके दिमाग में क्लियरली आ जाएंगे। जैसे हम एक एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है अकरासिया। अकरासिया ग्रीक वर्ड है, अकरासिया। हमारी लाइफ इसी में फंसी रहती है। अकरासिया जिसको बोलते हैं, अकरासिया का मतलब इंग्लिश में होता है कुछ ऐसी सिचुएशन जिसमें आप नॉन डिसीजन मोड में है, इट्स कॉल्ड अकरासिया। आप एक डिलेमा में है, इट्स कॉल्ड अकरासिया। तो अकरासिया को हम लिखवाते हैं, उसके 2 पैरामीटर्स हैं। नंबर 1 एक डूइंग व्हाट यू आर नॉट सपोज टू डू एंड नॉट डूइंग व्हाट यू आर सपोज टू डू। I am constantly doing something which I am not supposed to do. मुझे जो नहीं करने चाहिए वो काम मैं कांस्टेंट करता जा रहा हूं, पूरे दिन में, पूरे महीने में, पूरे साल भर में। तो मेरा फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। मैं जो उम्मीद करके चल रहा हूं वैसा मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो क्वालिटी हो। मुझे जो नहीं करने चाहिए अगर वही काम मैं करता जा रहा हूं तो मैं कभी भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं ले पाऊंगा। और मुझे जो करने चाहिए वो काम मैं नहीं करता हूं। राइट। एक तो काम ऐसा है जो मुझे नहीं करने चाहिए फिर भी मैं करता जा रहा हूं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए वो भी मुझे तो मालूम ही है। एक बिजनेस ओनर को पता ही रहता है कि मेरे लिए क्या सही चीज है, पता ही होता है। वो बिजनेस के जिस एनवायरनमेंट में, जिस लेवल पर, जिस सीट पर बैठे हैं, वहां से उनको पता होता है कि ये चीज करने से मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा।
सही रिक्रूटमेंट करने से मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा, सही प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा, सही टीम को सही डायरेक्शन देने से मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा, मेरे बिजनेस में प्रोसेसेस सिस्टम को डिफाइन करने से मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा, मेरे बिजनेस में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने से मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें उसको पता होती है, एक बिजनेस ओनर को पता होता है, लेकिन फिर भी जाने अनजाने जब वो काम को या तो टालते हैं या तो किसी कारणवश उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। तो वो ऐसे सारे काम हैं कि जो मुझे करने चाहिए पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ, राइट, नॉट डूइंग व्हाट आई एम सपोज टू डू, राइट। और दूसरे जो काम है डूइंग व्हाट आई एम नॉट सपोज टू डू। तो जब आप ये दोनों कामों के लिस्ट अपने सामने रखेंगे तो बीच में जो सेंटर में निकल के आता है वो आपका सॉल्यूशन ऑफ द डिलेमा है। ये छोटी सी एक्सरसाइज आपको ये डिलेमा से बाहर लेकर के आ सकती है कि अब मुझे फोकस किस चीज पे करना चाहिए। तो अगर आप फ्रस्ट्रेशन बार बार फील करते हैं, मतलब आप इमोशनल वे में बिजनेस कर रहे हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं, आप सिर्फ होप पे चल रहे हैं, आप राइट काइंड ऑफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप राइट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज नहीं ले रहे हैं, आप राइट काइंड ऑफ टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप अपने मेंटल कैपेसिटी को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, आप सिर्फ इमोशनल वे में उम्मीद कर रहे हैं। जैसा एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड अपनी बॉयफ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से उम्मीद कर रहा है कि मैं गुलाब का फूल लेकर के जाऊंगा और वो इम्प्रेस हो जाएगी, मैं इतना बड़ा चॉकलेट लेकर के जाऊंगा और वो हाँ बोल देगी, मैं उसको मूवी के लिए ऑफर करूंगा या ड्रिंक्स के लिए ऑफर करूंगा तो वो मेरे पर फिदा हो जाएगा। So by doing something, you are expecting something very big. That is a emotional context of the business. Right. Emotional context क्या होता है कि आप अपने बिजनेस को लेकर के बहुत इमोशनल हैं और बहुत सिंसियर हैं, आप उसके साथ किसी भी तरीके का कोई भी एक्सपेरिमेंट बर्दाश्त नहीं करना चाहते, आप उसके साथ कोई भी फालतू चीज नहीं करना चाहते, और आप खुशी खुशी राइट काइंड ऑफ थिंग्स राइट टाइम पर करना चाहते हैं, तो वो आपके बिजनेस को फ्लरिश करता है, जो फ्रस्ट्रेशन में कमी लाता है। लेकिन आप सिर्फ एक उम्मीद के सहारे जी रहे हैं, एक ऐसा बेचारा हारा और मारा आदमी जो अपने इमोशंस को मुश्किल से खड़ा कर पा रहा है, वो बिजनेस बड़े बिजनेस एनवायरनमेंट को कैसे खड़ा कर पाएगा। Right. इसलिए फ्रस्ट्रेशन क्यों आ रहा है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ना आए उसका ध्यान रखना चाहिए, और ना आए वैसे एक्शंस लेने से बिजनेस का सक्सेस गारंटेड है। इसमें कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है। कंटिन्यूअस seamless efforts will bring you the success. सेकंड मेरा क्वेश्चन एक ये था कि रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ इम्प्लीमेंट किया इंडिया पे, जिसकी वजह से कई सारे बिजनेस को अफेक्ट हुआ। सेम चीज इंडियन गवर्नमेंट भी कई सारे टैक्सेस इम्प्लीमेंट कर रहती है, हर रोज कुछ नया आता है। तो ये पूरा जो सीन चलता रहता है उसमें एक बिजनेस पर्सन होता है, वो इन सबको कैसे हैंडल करे, एंड इन बीच में वो अपने फाइनेंस सिस्टम को कैसे मैनेज कर सकता है। आपके गवर्नमेंट कंप्लायंसेस हो, टैक्सेस हो, या कोई भी XYZ टैरिफ्स हो, ये सब सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या चैलेंजेस हैं। इसको अगर हम प्रॉब्लम ना कहें तो चैलेंजेस हैं। आपको दिख रहा है जो आपके सामने चेंज हो रहा है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके आसपास में रोज चेंज हो रही है, वो आपको नहीं दिख रहा है। हम लोग एक कांस्टेंट चेंज के एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसको महसूस कर पा रहे हैं जो मुझे फाइनेंशियली या इमोशनली टच करता है, और सारी चीजों को हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हमारे आसपास बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है, जैसे सोशल इक्वेशंस चेंज हो रहे हैं। पहले आप जॉइंट फैमिली में रहते थे, अब आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। अभी तो मैं नया सुन रहा हूँ जो आइलैंड फैमिली बन रही है,
एक हस्बैंड है, वो दिल्ली में जॉब करता है, अलग से वहां पर फ्लैट लेकर के रहता है। वाइफ है, बेंगलोर में जॉब करती है, वहां पर अलग फ्लैट लेकर के रहता है। वीकेंड में दोनों किसी एक डेस्टिनेशन पर मिलते हैं और फिर बाद में अपने अपने जॉब पर अपने अपने घर पे वापस चले जाते हैं। सोशल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। राइट। हमने, हमारे पुरखों ने अब तक यही सुना था कि एक लड़का लड़की से शादी करता है। अब लड़की लड़की से शादी करती है, लड़का लड़के से भी शादी कर सकता है। राइट। उसके एक लेवल ऊपर आप शादी नहीं करते हैं तब भी आप लिव इन में रह सकते हैं, कानूनी मान्यता मिल गई है, आप लिव इन में रह सकते हैं। तो सोशल एनवायरनमेंट कितना तेजी से बदल रहा है। लेकिन क्योंकि वो मेरे बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या शायद बिल्कुल ही असर नहीं करता है, इसलिए मेरे ध्यान में नहीं आता है। लेकिन सोशल एनवायरनमेंट तो चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है हमारे आसपास। हम आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 5 साल पहले, 10-15 साल तो बहुत लंबा टाइम स्पैन है। 5 साल पहले आप जो फोन यूज कर रहे थे और 5 साल के बाद आज जो आप फोन यूज कर रहे हैं, उसके अंदर टेक्नोलॉजी के कितने डिफरेंसेस या डेवलपमेंट है। बहुत कुछ चेंज हो गया। तो टेक्नोलॉजी कांस्टेंट चेंज हो रही है, सोशल एनवायरनमेंट कांस्टेंट चेंज हो रहा है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कांस्टेंट चेंज हो रहा है, कंप्लायंसेस और टैक्सेस कांस्टेंट चेंज हो रहा है। तो ये सारा जो टोटालिटी है चेंजेस का, ये चेंजेस की टोटालिटी में आप कैसे कांस्टेंट रहेंगे, वो आपको डिफाइन करना है। तो आप तभी ये सारे जितने भी आपके आसपास चेंजेस हो रहे हैं, ये सारे एवर चेंजिंग वर्ल्ड में आप तभी कांस्टेंट रह सकते हैं जब आपके पास हर चीज के लिए प्रॉपर टूल, टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स हो। टूल्स और टेक्नोलॉजीज और सिस्टम आपके बिजनेस के हिकअप्स को और जर्क को एब्जॉर्ब करता है। टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस के जर्क को और हिकअप को एब्जॉर्ब करेगी। सिस्टम्स आपके बिजनेस के जर्क और आपके बिजनेस के हिकअप्स को एब्जॉर्ब करेगा। जब आपके पास ऐसे कोई शॉक एब्जॉर्बर नहीं है तो सारे शॉक आपको लगेंगे। अगर आपको ऐसे कोई भी शॉक लग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप राइट काइंड ऑफ टूल, टेक्नोलॉजी, सिस्टम या प्रोसेसेस से जुड़े हुए नहीं हैं। इसलिए आपको शॉक लग रहे हैं, इसलिए आपको बिजनेस में जर्क लग रहे हैं, इसलिए आपके बिजनेस में कांस्टेंट हिकअप्स आ रही है, स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं। अगर आपके पास राइट काइंड ऑफ टूल है, अगर आपके पास राइट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी है, अगर आपके पास राइट काइंड ऑफ सिस्टम एंड प्रोसेसेस है और उसको चलाने वाला राइट काइंड ऑफ मैन पावर है, तो आपके बिजनेस में कोई शॉक नहीं है। तो ये कॉन्स्टेंटली एवर चेंजिंग जो वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड में अगर आपके पास राइट काइंड ऑफ टूल, टेक्नोलॉजी और सिस्टम है तो आप कांस्टेंट रह सकते हैं। सब कुछ बदल जाए, लेकिन मेरे पास वो विश्वास है, और वो विश्वास इसलिए है क्योंकि मेरे पास वो सारे टूल, टेक्नोलॉजीज और सिस्टम है कि मैं बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकता हूँ। हालांकि पॉलिटिकल और गवर्नमेंट की नीतियों पर टिप्पणी करना तो हमारे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन बिजनेस ओनर इसमें से भी रास्ता ढूंढ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और ढूंढना चाहिए। ओके, सो आपने अभी टेक्नोलॉजी की बात की, तो अभी करंटली एआई हर जगह इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो आने वाले टाइम में एआई क्या बिजनेस पर्सन को हेल्प करेगा? मैं बिल्कुल करेगा। एआई को पॉजिटिवली लेना चाहिए, सारे लोग बोल रहे हैं। कुछ लोग नेगेटिव भी बोल रहे हैं, लेकिन मेरा अपना पर्सनल बिलीफ ऐसा है कि टेक्नोलॉजी ने हमेशा इंसान की मदद की है। तो एआई अगर कुछ काम फास्ट कर रहा है, कुछ 10 घंटे की चीजें आपको 2 मिनट में आपके सामने ला करके दे रहा है, मतलब कुछ तो मदद हो रही है। अब वो इतनी तेजी से मदद हो रही है, इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी काम कर रही है, तो हो सकता है कि उसकी स्पीड देख करके कुछ लोग डर रहे हों। अगर मेरे बाजू से एक फुल स्पीड में 120 या 160 की स्पीड में कार निकल जाए तो थोड़ी देर के लिए मैं भी चौंक जाऊंगा, राइट? अगर मेरे बाजू में से फुल स्पीड में ट्रेन पास हो जाए तो मैं चौंक जाऊंगा।
तो इस वक्त जो एआई की स्पीड है वो ज्यादातर लोगों को ऐसे ही चौंका रही है और लोग चौंक रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे बिजनेस के कॉमन प्रॉब्लम्स जो है वो एआई सॉल्व कर रहा है, उसके अंदर वो कैपेसिटी है। अब हमें ये देखना है कि अब जो काम हमारा एआई ने कर दिया, जो काम मैं कल तक कर रहा था, अब एआई ने वो काम बहुत फास्ट कर लिया। जो काम करने में मुझे 1 महीना लग रहा था, एआई ने वो काम अब 1 दिन में फिनिश कर दिया। तो अब मेरे पास तो 29 दिन बाकी है ना पूरे महीने में। तो मुझे मेरा टाइम जो है वो कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूटिलाइज करना चाहिए, वो क्वेश्चन है ह्यूमन काइंड के सामने कि मेरी स्किल को और कितना अपर लेवल पर मुझे बढ़ाना है, मेरी स्किल को कहाँ लेकर के जाना है, मेरे फोकस को कहाँ लेकर के जाना है, और मेरा जो प्रायोरिटी है वो कौन से प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए मेरा टाइम जाएगा। तो मेरा टाइम अभी कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जाना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करना एक बड़ा सवाल है, ना कि एआई का एंट्री कोई बड़ा सवाल है। राइट। तो ये तो जो भी मुझसे पूछता है कि एआई के बारे में आपको क्या लगता है, तो मुझे हर वक्त उस सवाल को मैं इस तरह से लेता हूं कि भैया हमारा काम तो इसने छीन लिया, अब हम क्या करेंगे। बेसिक सवाल यही है कि भाई हमारा काम इसने छीन लिया, अब हम क्या करेंगे। अरे भाई आप इससे बेटर कुछ काम करेंगे, क्योंकि एआई को बनाने वाले आप हैं, इंसान ने बनाया है, एआई को किसी और ने नहीं बनाया है। तो जिस इंसान ने एआई को बनाया है वो इंसान एआई से ऊपर की भी कोई चीज बनाएगा और आएगी 2 साल में। ट्रू। तो नाउ मैन पावर और मैनकाइंड हैज टू फोकस ऑन अ लार्जर स्केल कि अब मैं और कौन सी बेटर क्रिएटिविटी पर ध्यान दे सकता हूं जो एक ह्यूमन परसेप्शन में या एक एक ह्यूमन लार्जर पर्सपेक्टिव में लार्जर मास के लिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। जब उसके ऊपर फोकस करेगा, जो उसके ऊपर फोकस करेगा उसको एआई से डर नहीं लगेगा, उसके लिए एआई फ्रेंड होगा। ट्रू। लेकिन जिनके पास क्लैरिटी नहीं है कि मैं क्या करूंगा, मैं किसके ऊपर फोकस करूंगा या मुझे क्या करना चाहिए, वो एआई से डरेंगे। तो डरे, उनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, एआई भी कुछ नहीं कर सकता उस डर को भगाने के लिए। राइट। रितेश जी, मेरा एक लास्ट यही क्वेश्चन था कि आप इस पॉडकास्ट के थ्रू जो बिजनेस पर्सन है उनको क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे। मैसेज तो हालांकि मेरी ऐसी कोई शख्सियत नहीं है, ना ही मैं ऐसा अपने आप को समझता हूँ कि मैं किसी को कोई मैसेज दे पाऊँ, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि एक बिजनेस ओनर जो होता है ना वो बहुत बड़ा काम करता है। बिजनेस करना एक बहुत बड़ा काम है। बिजनेस ओनर की पूजा होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जिस लेवल की वो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, जिस लेवल की फाइट दे रहे हैं, जिस लेवल के एफर्ट्स डाल रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, बेजोड़ है। हर एक बिजनेस ओनर को सलाम है असल में जो काम कर रहा है। पर इतना जरूर है, जैसे हमारे दादाजी संस्कृत के प्रकांड पंडित रहे हैं और ज्योतिष और वास्तु के भी काफी अच्छा उनके पास नॉलेज रहा है, और कई बार वो मेरे साथ शेयर करते थे। और जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं या उनको ज्योतिष का थोड़ा बहुत नॉलेज भी है, तो ये मेरी बात से सहमत होंगे कि बिजनेस को हम लग्जरी के साथ जोड़ के देखते हैं ज्यादातर लोग, और ज्योतिष में लग्जरी को सीधा सीधा जो रिप्रेजेंट करता है वो है शुक्र, वीनस। और वीनस का रेमेडी क्या है? वीनस लग्जरी है। लग्जरी आपको कब मिलेगी? कब मिलेगी आपको? आपको चैन कब मिलेगा? आपको आराम कब मिलेगा? आपको वैभव कब मिलेगा? जब आप बहुत सारे लोगों की लाइफ में अच्छा परिवर्तन लाएंगे।
तब आपको वैभव मिलेगा। ये वीनस का रेमेडी है और बिजनेस का भी यही रेमेडी है। जब आप लार्जर स्केल पे लोगों की लाइफ में अच्छा परिवर्तन लाते हैं तो आपका बिजनेस फ्लरिश करता है। तो मेरी तरफ से लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है कि आपके बिजनेस विजन को ब्रॉड रखिए, लार्जर स्केल पर अपने आप को एक्सपांड करने की जबरदस्त तमन्ना रखिए और लार्जर मास के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने की दिशा में जब बढ़ना शुरू करेंगे ना तो सक्सेस आपको फटाफट मिलेगी। राइट। तो रोज छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, फ्रस्ट्रेट मत होइए। और अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आजकल तो बहुत सारे हमारे जैसे कंसल्टेंट भी अवेलेबल हैं जो मदद करते हैं, जो इनसाइट देते हैं, जो टूल्स डेवलप करके देते हैं, कुछ जिससे जो बन पड़ेगा वो आके आपके लिए करेगा। या तो पैसे से, या तो मेहनत से, या तो विजन से, या तो सोच से, या तो नई आइडिया से आपको कोई ना कोई वैल्यू ऐड करके जाएगा। लेकिन आप 1% भी फ्रस्ट्रेट मत होइए। अपना जोश, अपना जुनून, अपना जुस्सा बरकरार रखिए। कांस्टेंट वही फाइट देते जाइए जो आप अब तक देते हुए आए हैं। और आपने अगर लार्जर स्केल पर अपना विजन रखा तो आपको बिजनेस में सक्सेस और लग्जरी देने से कोई नहीं रोक सकता। राइट। थैंक यू रितेश जी, आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम शेयर किया और अपने बिजनेस का एक्सपीरियंस जो शेयर किया वो काफी सारे हमारी ऑडियंस के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू आशीष भाई, मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए एंड मुझे अपनी बात कहने के लिए। हालांकि मुझे ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, फिर भी आपने ये प्लेटफॉर्म मुझे दे करके एटलीस्ट कुछ लोगों तक पहुंचेंगे तो शायद मैं भी कुछ लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का वो एक निमित्त बन पाऊंगा इस पॉडकास्ट के थ्रू। So I also thank you very much. Thank you so much. So दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हमारा पेज है ADI टॉक शो इन इंस्टाग्राम, वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।